हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने SN2 रिएक्शन को देखा था और SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को देखा था कि जो कंपाउंड SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। सो कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इट्स द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड अ पर्टिकुलर एटम। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर गिवन है, गिवन स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। अब इसके बीच में मिरर लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कंपाउंड का फॉर्मूला है CHIBR एंड Cl, दोनों का सेम है। तो दोनों सेम ही कंपाउंड है, दोनों का प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग है। ओके, तो इसके बारे में हम आने वाले अभी क्लास में समझेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सो दिस इज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड। आप बुक से भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। ओके, सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड, जो ऊपर वाला रिएक्शन हम लोगों ने अभी बात किया था ट्रांजिशन स्टेज में, SN2 रिएक्शन में, सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग लिविंग ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है और इस पे हमारे तीन बॉन्ड और जुड़े होंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक बड़ा सा ग्रुप है। अगर यहाँ पे ग्रुप क्या हो, हाइड्रोजन ना हो के बड़ा सा ग्रुप हो, तो क्या ये अंदर आ जाएगा आराम से? मतलब अंदर आने में, कार्बन को अटैक करने में, बॉन्ड कार्बन से बॉन्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इसको हम कहेंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल जो है अंदर तक नहीं आ पाएगा, कार्बन को अटैक नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्राइमरी की बात करें तो Cl, ठीक है, और यहाँ पे H ले ले, H ले ले और CH3। तो प्राइमरी में सिर्फ एक ही ग्रुप है, लेकिन अगर सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी में CH3 दो ग्रुप हो जाएगा कार्बन से अटैच्ड। लिविंग ग्रुप Cl है और H है। तो स्टीयरिंग हिंड्रेंस किस में बढ़ गया? सेकेंडरी में। सिमिलरली अगर टर्सरी में बात करें तो टर्सरी में क्या होगा कि तीन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन तीनों था वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और स्टीयरिंग हिंड्रेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी। जैसे जैसे स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रेट वैसे वैसे क्या हो जाएगा? SN2 का रेट क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगा कि कार्बन पे जाके अटैक करेंगे। तो इन सभी बातों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। Since this reaction required the approach of the nucleophile to the carbon bearing the living group, the presence of bulky substituent on the near or on or near the carbon atom has dramatic inhibiting structure, आने नहीं देगा, of the simple alkyl halide methyl halide react most rapidly। मतलब मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा तेजी में रिएक्शन करेगा बाई SN2 रिएक्शन, बिकॉज there are only three small hydrogen atom. Tertiary halide are least reactive because bulky group hinder the approaching न्यूक्लियोफाइल। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं थस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, एज कम्पेयर टू टर्सरी अल्काइल हैलाइड का। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से समझा है, और यहाँ पे पिक्चर के हिसाब से और रिलेटिव रेट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ये मिथाइल अल्काइल हैलाइड है, रेट क्या है देखिए ध्यान से, रेट क्या है? 30 30 टाइम्स।
न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे एक ग्रुप CH3, ये कार्बन है, इस कार्बन पे CH3 ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पे रेट जो है 30 गुना से 30 गुना से 1 गुना हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये 0.2 टाइम 2 अगर मिथाइल ग्रुप है तो रेट और भी कम हो जाता है, और टर्शियरी में रेट लगभग नामुमकिन हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब अगर प्राइमरी से करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सेकेंडरी से भी करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन मिथाइल से करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, प्राइमरी से करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीडोमिनेट करेगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी से करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट नहीं करेगा। देयर इज द कॉम्पिटिशन बिटवीन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्शियरी में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ऑर्डर 2 का SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं। तो क्या होगा टर्शियरी में और क्या होगा सेकेंडरी में? अगर SN2 रिएक्शन नहीं होगा तो होगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन क्या है अभी समझते हैं। SN1 इसको हम कहते हैं, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1 यूनिमोलिकुलर। इसको क्या कहेंगे? यूनिमोलिकुलर मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इस केस में जनरली SN2 रिएक्शन हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। प्रोटिक सॉल्वेंट कहने का मतलब है कि हमारा एसिड का प्रेजेंस होना चाहिए। एसिड का प्रेजेंस क्यों होगा इस चीज को भी अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली SN रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट का भी बात यहाँ पे कर दिया। तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, एसिटिक एसिड होता है CH3 COOH हो सकता है, या एल्कोहल हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटोन डोनर का काम करेगा। CH2OH प्रोटोन क्या करेगा यहाँ पे? प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है? H+ आएगा तो वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। आगे देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन yield tert butyl alcohol and follow the first order kinetics, right? The rate of reaction depends upon concentration of only one reactant, that is tert butyl. Basically ये रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन होगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा C है, ये हमारा Br है, यहाँ पे हमारा CH3 टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, CH3, ओके। अब इसका रिएक्शन OH के साथ करते हैं तो ये हमारा बनता है प्रोडक्ट में CH3 CH3 और OH प्लस Br-। देखने से ये लगता है कि ये SN2 रिएक्शन रिप्लेस हो गया, OH साइमल्टेनियसली रिप्लेस किया Br को, ऐसा देखने से लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होगा कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा। ये देखिए, यहाँ से मैं स्टेप्स मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। सो यहाँ से CBr, यहाँ पे हमारा CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। एसिडिक कंडीशन में क्या करेगा? CH3, यहाँ CH3, ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारा एक स्पीसीज बनेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। इसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन। सो दिस इज कार्बोकेटाइन। इसको हम पहले भी पढ़ रखे हैं। अब ये कार्बोकेटाइन क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये एक प्लानर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? प्लानर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। प्लेन में मॉलिक्यूल होगा, और जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है कुछ इस तरह से होगा, CH3 और CH3। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये एंगल 120 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, सपोज OH-, और ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करेगा, रिएक्शन मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। OH- या तो ऊपर से आके, चूंकि प्लेन में है, ऊपर से अटैक करेगा, या फिर नीचे से। तो या तो इन्वर्जन भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इन्वर्जन हो, लेकिन SN2 रिएक्शन में हर एक रिएक्शन इन्वर्जन होगा। तो इस केस में जब अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट CH3, ठीक है,
CH3 एंड OH ऐसे भी बन सकता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3OH ऐसे भी आ सकता है, मतलब दोनों तरह से हो सकता है, ऊपर से भी। तो देयर इज नो इन्वर्जन इन SN1 रिएक्शन। और यहाँ पे एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें टर्शरी कार्बोकेटाइन का, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 मिथाइल ग्रुप है जो कि पॉजिटिव कार्बन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एज कंपेयर टू मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण अगर अल्काइल हैलाइड टर्शियरी है तो वो SN1 रिएक्शन के हिसाब से प्रोसीड करेगा। अगर सेकेंडरी है तो वहाँ पे कंपटीशन होगा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में, डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल जो रिएक्शन इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, प्रोटिक है नॉन प्रोटिक है, ठीक है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। प्राइमरी के केस में SN2 रिएक्शन होगा, और मिथाइल केटाइन इस केस में जो मिथाइल केटाइन है इसमें 100% SN2 रिएक्शन होगा। तो SN1 और SN2 रिएक्शन को हम लोगों ने आराम से समझ लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को समझ लिया। इट इज़ इन टू स्टेप। स्टेप 1, द पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज to produce a carbocation and a bromide ion. The carbocation thus form is then attacked by nucleophile in step 2 to complete the substitution reaction. Okay, ये सब हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है थोड़ा सा। स्टेप 1 इज स्लोएस्ट स्टेप एंड रिवर्सिबल। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है वो स्लोएस्ट होगा और रिवर्सिबल है। इट इन्वॉल्व कार्बन इट इन्वॉल्व्स, वेट ए मिनट, थोड़ा सा इसको सब बड़ा कर लेते हैं, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी आएगा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में, बॉन्ड जो टूटेगा इसके लिए जो एनर्जी आएगा, ओके, वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो एनर्जी सॉल्वेशन प्रोसेस से आएगा जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट है। एनर्जी ऑब्टेन थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड ion with proton of protic solvent. Since the rate of reaction depends upon the slowest step, the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide. जैसा कि हमने बात किया कि सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा इसमें, और बहुत ही तेजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी फालतू चीज़ हम लोग इसमें नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी के बुक को देख रहे हैं, उसके जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स है उसे देख रहे हैं, और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसे ही देख रहे हैं। So since the rate of reaction depends upon the slowest step, the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide and not the concentration of hydroxide ion. Further, greater the stability of carbocation, greater it will be ease of the formation from alkyl halide and faster will be the rate of reaction. सिंपल सा बात है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दैट इज 1 डिग्री कार्बो। तो जल्दी जो जितना जल्दी ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी बनेगा, ठीक है। In the case of alkyl halide, 3 degree alkyl halide undergoes SN1 reaction very fast because the high stability of 3 degree carbocation. We can sum up the order of reactivity of alkyl halide toward SN1 and SN2 reaction as follow. So देखिए, for SN2 reaction टर्शरी alkyl halide सबसे कम, सेकेंडरी alkyl halide बीच में, प्राइमरी होगा और प्राइमरी SN1 में से होगा, और मिथाइल हैलाइड SN1 से हुआ। इसका ठीक रिवर्स जाएगा SN1 रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अब यही रीजन है कि फॉर द सेम रीजन अल्लाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अल्लाइलिक और बेंजाइलिक का। अब देखिए, अगर कोई हमारा अल्लाइलिक ले लेते, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हमारा CH2, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब ये अल्लाइलिक कार्बोकेटाइन देखने से तो प्राइमरी लग रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लग रहा है, तो बेसिकली ये स्टेबल होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा, ये इधर चला जाएगा और यहाँ से CH2, ओके, प्लस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH2, ओके। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा तो अगर अल्लाइलिक हैलाइड है तो ये हमारा SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फर्दर अगर हम बेंजाइलिक की बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, बेंजाइलिक के केस में भी कुछ इसी तरह से होगा। सो वी हैव CH2, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा कार्बोकेटाइन बना, ओके।
अब बेंजाइलिक में क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देखेंगे, ओके, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में, ठीक है। सो हमारे पास जो आएगा, ये आप बुक में भी है। सो ये यहाँ पर चले आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे है, और ये बॉन्ड फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होने के कारण जो चार्ज हमारा आया था, एपियर हुआ था कार्बन पे, वो चार्ज पूरा का पूरा सारे रिंग में डीलोकलाइज होगा, और जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ध्यान रखना है कि किस तरह का कार्बोकेटाइन बन रहा है, जैसा कार्बोकेटाइन बनेगा उस हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा, और ये हमारा इसमें ऐसे चला जाएगा, तो वी हैव दिस वन। तो इस तरह से स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। चूंकि पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे था वो पूरा रिंग में क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया, वितरित हो गया, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। हेंस जब बेंजाइलिक होगा तो ये भी हमारा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से ही प्रोसीड करेगा। फॉर ए गिवन अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड RX फॉलो द सेम ऑर्डर फॉर बोथ मैकेनिज्म, RI RBR। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इसी तरह से होगा, RI होगा RBR। तो बेसिकली क्यों होगा, क्योंकि RI बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है, RI RBR। अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो किसका रेट ज़्यादा होगा, जिसे जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऐसे इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऐसे, इसका मतलब है कि आराम से टूटेगा, मतलब ये जल्दी टूटेगा, तो जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच अंडरगो SN2 फास्टर। SN2 के केस में क्या रहा, फास्टर। अब देखिए ये हमारा क्या है, दिस वन फर्स्ट वाला पार्ट अगर यहाँ पे लिखें तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का कार्बो ये अल्काइल हैलाइड है, CHCl। तो बेसिकली ये 1 डिग्री ठीक है, CH2Cl 1 डिग्री है। अगर हम दूसरा कंपाउंड को देखें तो यहाँ से Cl जुड़ा हुआ, तो इस Cl इस कार्बन से एक ये CH2 वाला ग्रुप, ये तो ये 2 डिग्री है। तो SN2 में 1 डिग्री इज जल्दी फास्टर रिएक्ट विथ 2 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल 10.7 है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर, ओके, predict the order of reactivity of the following compound in SN1 and SN2 4 isomeric bromobutane। तो 1 2 3 4, तो 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। तो पहले आपको 4 हमारा CH2 ब्रोमोब्यूटेन का आपको क्या करना है, सबसे पहले आइसोमर लिखना है, 1 2 3 4, यहाँ पे CH3 ये Br हो जाएगा, ठीक है। आइसोमर आप पहले तो ऐसे लिखें, ठीक है। इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे 1 2 3, ठीक है, ओके ओके। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन है ना, तो ये हमारा ब्रोमोब्यूटेन हो गया, CH2 दूसरा। अब यहाँ पे एक और हम कर सकते हैं, CH3 Br, एक ये बन जाएगा, और प्राइमरी हो जाएगा। एक और बन सकता है इसमें देखिए ध्यान से, CH3 CH2 Br, इस तरह से हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट डिग्री है, मतलब SN1 के हिसाब से होगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी हमारा SN1 के हिसाब से होगा। इसकी बात करें तो ये हमारा 2 डिग्री है, ठीक है, और 2 डिग्री है तो ये SN1 के हिसाब से होगा या फिर SN2 के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 3 डिग्री है, ये SN2 के हिसाब से होगा। अब क्या रहा है, रिएक्टिविटी लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप रिएक्टिविटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कैसे होगा, SN1 के केस में सबसे ज़्यादा ये होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल सा है। तो वी कैन राइट हियर दिस इज मोर फास्टर देन SN1 के, सॉरी SN2 के रिएक्शन में। ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या, ये SN2 के रिएक्शन से होगा, उल्टा लिख दिया। SN2 होगा, ये SN2 होगा, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, तो ये SN1 होगा, ओके, उल्टा लिख दिया था।
तो आप ऑर्डर इस हिसाब से लिख सकते हैं। ये प्राइमरी है, इस ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि SN2 रिएक्शन में ये ग्रुप बल्कि ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा तो SN2 रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। सेकेंड में SN2 रिएक्शन कम होगा और थर्ड में SN2 रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी में सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, और सबसे लास्ट में ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कुछ कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड को भी देख लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा। C6H5 स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर प्रॉब्लम करना है तो आपको स्ट्रक्चर लिखना है। C6H5CH2Br, ध्यान से देखेंगे, CH2Br ये हमारा है तो प्राइमरी, लेकिन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा। देखिए ध्यान से कैसे, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, CH2 प्लस ये, और ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसका मतलब है ये SN1 रिएक्शन के हिसाब से कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, SN1 रिएक्शन के हिसाब से होगा। दूसरा है C6H5CH, देखिए ये है हमारा C6H5, ये दूसरा कंपाउंड है CH again C6H5Br, again C6H5Br। अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो है सेकेंडरी, लेकिन इस रिंग के हिसाब से ये बेंजाइलिक है और इस रिंग के हिसाब से बेंजाइलिक है, और ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा वो कुछ इस तरह का होगा, देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल देन, क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन दो रिंग में होगा, तो दिस कार्बोकेटाइन सपोज ये बना और ये B इज मोर स्टेबल देन A, किसमें SN1 रिएक्शन, ये भी SN1 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है SN1 और SN2 की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 डिग्री है। इसके बाद C6H5, इसमें भी देख लेते हैं, ये है हमारा C6H5 CH3, ओके, एंड Br, राइट। तो ये हमारा बेंजाइलिक भी है, और साथ में अगर हम इससे ऊपर वाले से कंपेयर करें, बेंजाइलिक भी कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ये, और अगर ब्रोमीन हट जाएगा बेंजाइलिक बनेगा, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप है। तो अगर C है तो जो C इज मोर स्टेबल देन A, सिंपल सा बात है, C क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल देन A होगा। ओके, सो अभी तक हमारे पास B, इसके बाद हमारा C होगा, C के बाद हमारा SN1 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारा A होगा। अब लास्ट में क्या है, इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग लिख के देख ले, C6H5C, ठीक है, C6H5 यहाँ पे है हमारा C से लगा हुआ है CH3, इसके बाद है हमारा CH3 के बाद C6H5, ओके, और ये है Br, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, सॉरी टर्शियरी बनाएगा, और इसमें हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होगा, और ये इंडक्टिव, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही होगा, सबसे ज़्यादा रेट इसमें होगा। सो वी कैन राइट हियर D इज, ये किसका है, SN1 के हिसाब से। ठीक है, तो D इज मोर रिएक्टिव देन B, B इज मोर, और SN2 के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा SN2 के हिसाब से, सिंपल सा बात है। ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे क्या लिखे हुआ है एग्जाम्पल में, समझते हैं इसको। चलो, ऑफ द टू प्राइमरी, फर्स्ट केस में ऑफ द टू प्राइमरी ब्रोमाइड द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट डिराइव फ्रॉम CH3 इज मोर स्टेबल देन derived from CH3, CH2Br because of the greater electron donating inductive effect. Therefore, this is more reactive than this one, मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके हिसाब से। सेम चीज़ दूसरे में भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऑर्डर आपको कहेगा लिखने के लिए, तो ऑर्डर आप लिख सकते हैं। नाउ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टीरियोफिलिक एस्पेक्ट, स्टीरियोफिलिक एस्पेक्ट, तो आई थिंक इस चीज को, चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टीरियोफिलिक क्या होता है, तो जैसा कि हमने देखा कि स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होगा, स्पेशियल
अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होगा, अलग अलग हुआ, तो अगर डिफरेंट होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। नाउ इसका मतलब क्या है, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा अगर स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग हो, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ओके, in order to understand the stereochemical aspect of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical principle, that is optical activity, chirality, retention, inversion, racemization। तो inversion हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है यहाँ पे, सी ऑप्टिकल एक्टिविटी। सपोज ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स का 3 डायमेंशन में क्या होगा, ईएम वेव होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से हर एक डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब इसको हम एक स्लिट से पास करते हैं, अगर स्लिट से पास किया तो लाइट जो है ये इस एक ही प्लेन में होगा, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, और ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड लाइट। अगर इस पोलराइज्ड लाइट को अगर हम सॉल्यूशन है यहाँ पे जो कंपाउंड है इसको इससे पास करें तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे देखिए, जो ऐसे था या तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ओके, इस डायरेक्शन में ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, या फिर ऐसे था तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है, ये एंगल ऐसे रोटेट हो जाएगा। सपोज दिस इज दैट इज कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड रोटेशन। क्या हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन। चाहे ये क्लॉकवाइज हो सकता है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और या एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। ये रोटेशन किसके कारण हुआ, ये रोटेशन हुआ जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था जिससे कि हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया था उसके कारण। तो यही प्रॉपर्टीज है ऑप्टिकल रोटेशन, इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। बहुत ही मोटा मोटी तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दिया। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। ये कि इससे हम क्या कहेंगे, निकोल प्रिज्म कहेंगे, निकोल प्रिज्म, ठीक है, is rotated when it is passes through solution of certain compound, such compound are called optically active compound। अगर रोटेट कर दिया तो ये जो कंपाउंड था इसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरिमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से इस एंगल को मेजर किया, इस एंगल को क्या क्या मेजर किया, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे पोलैरीमीटर, ठीक है। ओके, इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, रोटेट किया ऐसे, तो हम कंपाउंड को कहेंगे कि कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्रीक वर्ड है रोटेटरी, समझ में आ रहा है। अगर राइट को दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर देगा सॉल्यूशन, तो जो कंपाउंड है उसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, क्लॉकवाइज। इफ इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट रोटेटिंग, मतलब डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, और इसको हम क्या कहेंगे, डी फॉर्म, क्या कहेंगे, डी फॉर्म। तो आपको नोट्स बनाते चलना है, बुक से भी आप देख सकते हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसको भी समझ के आप लिख सकते हैं, ओके। द डी फॉर्म एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए पॉजिटिव साइन। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसको हम कहेंगे कि इसको हम डी फॉर्म को पॉजिटिव साइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। अगर हम प्लस, ठीक है, 15 डिग्री करें, इसका मतलब क्या है,
कि ये डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ओके, और 15 डिग्री से इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इफ लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज द कंपाउंड इज सेड टू बी लेवो रोटेटरी। कंपाउंड को क्या कहेंगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड लेवो रोटेटरी, ठीक है। तो डी एल, इसको हम डी फॉर्म कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? एल फॉर्म, लेबोरेटरी को क्या कहेंगे? एल फॉर्म कहेंगे, ओके। एंड अ निगेटिव साइन इज प्लेस्ड, इसके निगेटिव साइन प्लेस करेंगे -15 डिग्री। इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 50 डिग्री जो है कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या किया? रोटेट किया, ओके। ओके, समझ में आ गया? सच प्लस एंड माइनस आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये प्लस और माइनस, ठीक है, या फिर कहें डी फॉर्म या एल फॉर्म, इस किसका है? कंपाउंड का आइसोमर है, कंपाउंड का आइसोमर है, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। वो दोनों चीज सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो गया और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हुआ। बट यहाँ पे क्या क्या कहेंगे? बट, लेकिन ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशन दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप जो कि कनेक्टेड है, एटम्स और ग्रुप आप लिख लेना, ग्रुप्स कनेक्टेड टू कार्बन इज डिफरेंट। कहने का मतलब है कि स्पेशल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगा जिसके कारण ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होगा, क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ऐसे आइसोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज टर्म एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस तरह के फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है और इनेंशियमर क्या होता है, ठीक है। वैसे तो इसका बहुत ज्यादा ही लंबा लेक्चर है, बट इसको हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेंगे। The observation of Louis Pasteur 1848 that crystal of certain compound exist in the form of mirror image, ठीक है। तो इसने कहा कि कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर मिरर इमेज के फॉर्म में होता है, जिसके कारण मॉडर्न स्टीरियो, जिसका स्टडी जो हम लोग किया मिरर इमेज के, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। He demonstrated that aqueous solution of both type of crystal show optical rotation equal in magnitude, ठीक है, इक्वल इन मैटेरियल फोर सोल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब कि एक सोल्यूशन ये है, ठीक है, सपोज ए, एक सोल्यूशन बी है, सपोज बी, ठीक है। ए बी का क्या है? मिरर इमेज है। तो अगर इससे अगर लाइट को पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो लाइट कैसा था? प्लेन पोलराइज्ड इनिशियली ऐसा था, ठीक है। अब ए से पास किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गया, डेट इज अल्फा। अगर इससे पास किया तो ये कैसे टर्न हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, डेट इज अल्फा, और ये एंटी क्लॉकवाइज, डेट इज अल्फा। इक्वल बट अपोजिट इन रोटेशन, ठीक है, बट अपोजिट इन रोटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि रोटेशन हो रहा है तो ए भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेशन होगा तो जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव रोटेट करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन इस दोनों का डायरेक्शन क्या है? क्या है? ठीक अपोजिट है। इसका मतलब है दे आर मिरर इमेज, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मिरर इमेज होगा, ओके। He believed that this difference in optically activity was associated with the three dimensional arrangement। जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। एटम्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। द टू टाइप, देखिए यहाँ पे टू टाइप ऑफ क्रिस्टल, डच साइंटिस्ट जे वॉन्ट हॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट लेबेल सेम ईयर में इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप, क्योंकि कार्बन का कितना होता है? 4 ग्रुप होगा तो 4 वैलेंसी होगा, ठीक है, ये 4 ग्रुप होगा, ओके।
around a certain carbon atom is tetrahedral, and if all the substituent attached to the carbon are different, the mirror image of molecule is not superimposed. ध्यान से देखना, सपोज कि ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बन लिया, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया, चूंकि 4 वैलेंसी है, इस पे हमने अलग अलग लिखा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ओके। अब इसका हमने मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सपोज सी, तो ए इसी तरह रहेगा, बी के जगह क्या दिखेगा हमें, डी दिखेगा मिरर इमेज, सी एच एच दिखेगा, और बी इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। पहली बात, 4 अलग अलग ग्रुप ज्वाइन है, ए बी सी डी। अब अगर हमने इस मिरर को किसी भी तरह से घुमा के, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे अप करो चाहे डाउन करो, इसके एक फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर आगे पीछे रखते हैं, अगर दूसरे को पूरा कवर कर लेगा तो उसको हम कहेंगे सुपर इम्पोज। क्या कहेंगे, सुपर इम्पोज, मतलब अगर इम्पोज्ड, ठीक है। अगर कवर नहीं कर पाएगा तो उसको नॉन सुपर इम्पोज कहेंगे। तो जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोज होता है। अगर नॉन सुपर इम्पोज है तो हम कहेंगे कि कार्बन एसिमेट्रिक है, या ये जो कार्बन एटम है दैट इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। ये क्या होगा, स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट, द मिरर image of molecule is not superimposed या overlap of the molecule, such a carbon is called asymmetric carbon or stereo center, ठीक है, ओके। such a carbon the resulting molecule would lack of symmetry, मतलब स्टीरियो सेंटर होगा तो नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं होगा, ओके। लैक ऑफ सिमेट्री एंड रिफर टू द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो कार्बन को क्या कहेंगे, ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो एसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, कि कार्बन से 4 जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो ऑल ग्रुप शुड बी मस्ट बी डिफरेंट, और अगर एसिमेट्रिक है तो इसको स्टीरियो सेंटर कहेंगे या फिर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगा, और ये इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन, कार्बन। बहुत ही फास्ट में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कायरलिटी क्या हो गया कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, किसी भी तरह हम रोटेट करके अगर एक के पीछे दूसरे को रखते हैं तो हम कहेंगे कि अगर ये एक दूसरे को कवर कर लेगा तो वो सुपर इम्पोज होगा, और कवर नहीं कर पाएगा तो नॉन सुपर इम्पोज होगा। नॉन सुपर इम्पोज होगा इसका मतलब है कि कार्बन क्या है, स्टीरियो सेंट्रिक है, क्या है, स्टीरियो कार्बन को कहेंगे स्टीरियो सेंट्रिक या एसिमेट्रिक कार्बन, कोई सिमेट्रिसिटी नहीं होता, और ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक ऑफ सिमेट्री एंड इज रिफर टू असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। द एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग विथ नॉन सुपर, तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ मिरर इमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच मॉलिक्यूल। सो यहाँ से थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में देखें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिविटी के लिए 2 चीज को होना जरूरी है। पहला अगर हम बात करें तो पहला है, वेट ए मिनट, पहला है हमारा सपोज, ओहो, पहला है हमारा एसिमेट्री, एसिमेट्री, एक मिनट, ऑप्टिकल ए सिमेट्री होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता तो बुक से भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये दोनों कोई भी कंपाउंड शो ऑफ करेगा, दिखाएगा, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। द सिमेट्री एंड एसिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन मैनी डे टू डे ऑब्जेक्ट। जैसे एक स्फीयर है, दूसरे स्फीयर के साथ सेम रेडियस का रहेगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यूब है, दूसरा भी क्यूब अगर सेम साइड का होगा, क्या होगा, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर अगर सेम होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। कोन भी सिमेट्रिक है, ऑल आइडेंटिकल to their mirror image and can be superimposed. However, the many objects are non-superimposed. जैसे यहाँ पे देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज्ड, ओके, ओके। द are identical to their mirror image and can be superimposed. However, many objects are non-superimposable on their mirror image. For example, your left and right hand look similar, but if you put your hand on your right hand by moving them in the same plane, they do not coincide. The
object which are non superimposable in their mirror image like hand are called chiral and this property is called chirality. तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा कायरलिटी का क्या मतलब है। ओके, सो वेट ए मिनट, दिक्कत हो रही है इसमें। ओके चलिए ग्रीन ले लेते हैं। कायरलिटी का मतलब क्या हो गया कि देखिए द ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, मिरर इमेज, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, नॉन, ओके इसको हम क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो कायरल मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑब्वियस सा बात है जो कायरल होगा उसका जो कार्बन है वो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, CEF ले ले, 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, यही चीज कायरलिटी, कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव वाइल द अदर विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज इज कॉल्ड अकायरल। अगर सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज तो उसको अकायरल कहेंगे। दिस मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर कोई भी ग्रुप ए, 2 ग्रुप सेम हो गया कार्बन से ए और ए, तो चारों अलग अलग नहीं है डी और ई, तो ये हम कहेंगे कि ये ए कायरल मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल सुपर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिकली एक्टिव को समझना, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना। द एबव टेस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कायरलिटी कैन बी applied to organic molecule by constructing model and its mirror image and drawing 3-dimensional structure and attempting to superimpose them in our minds। तो आपको स्ट्रक्चर बनाइए या माइंड में देखिए, जैसे भी देखना है आप कोशिश कीजिए कि ये सुपर इम्पोज, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो कायरल है, अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अकायरल है। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो कायरल है, इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न कर देगा, घुमा देगा, चाहे राइट साइड में या चाहे लेफ्ट साइड में, अगर या डेट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज कहेगा तो उसको हम करेगा तो उसको हम डी फॉर्म कहेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो जो कंपाउंड होगा वो एल फॉर्म होगा। डी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं प्लस साइन से, और एल फॉर्म को माइनस साइन से, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर सुपर इम्पोजेबल ने, अच्छा एक चीज और हो गया कि कायरल सेंटर होना चाहिए, तो चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक आरएल में चारों ग्रुप अलग अलग, कोई भी 2 सेम होगा तो एक आरएल होगा, एक आरएल होगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और सिमेट्रिक हो जाएगा तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर, तो ये सारा चीज है। वन सच तो ये दे रहा है। अब ये 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे समझिए, प्रोपेन टू ऑल को, तो ये ऑप्टिकली ये दोनों सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिबल है। लेकिन हाँ 2 सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे you can say that propane to all does not contain asymmetric carbon as well as 4 group attached to the tetrahedral carbon is not same। We rotate the mirror image of the molecule by 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री से हमने क्या क्या घुमाया तो ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, तो अकायरल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम ब्यूटेन 2 को देखें तो देखिए इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा C2H5 ग्रुप है, तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप है, चौथा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, चारों अलग अलग है। इसका मतलब अकायरल है। कैसे भी घुमा लीजिए, 180 डिग्री से, 360 डिग्री से, 45 डिग्री से, ये इस पे इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगा, और सुपर इम्पोज नहीं होगा तो ये कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये रोटेट करेगा राइट को या फिर लेफ्ट को। राइट को रोटेट करेगा तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, डी फॉर्म से, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। यहां पे एक चीज निकल के आता है, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंसियोमर। तो जो स्टीरियो आइसोमर है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज, उसको कहेंगे इनेंसियोमर। तो इनेंसियोमर क्या होता है आपको समझ में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें
कि ये ब्यूटेन टू ओल का ये जो मिरर इमेज है, क्या ये इनोन्सिमर है? यस, इनोन्सिमर है। इनोन्सिमर का मतलब क्या होता है कि दो है, एक क्या करेगा, रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इनोन्सिमर पॉजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, जो ऑप्टिकल एक्टिव लाइट को अगर हम पास करेंगे इनोन्सिमर सॉल्यूशन से तो इसको रोटेट करेगा अलग अलग, ठीक है। तो यही पे है सेम। इनोन्सिमर possess identical physical properties, namely melting point, boiling point, refractive index. They only differ with respect to rotation of plane polarized light. If one of the enantiomer is dextrorotatory, एक क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, तो दूसरा क्या होगा, लेवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लीवो रोटेटरी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज, लीवो रोटेटरी में एंटी क्लॉकवाइज, या फिर देख लेते हैं क्या है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके लेवो रोटेटरी, हाउएवर द साइन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट नोटिसेबल। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब पॉजिटिव या लीवो रोटेटरी का मतलब निगेटिव है, ये चीज नहीं है, इसको हम निरूपित करते हैं। ओके, A mixture containing two enantiomer in equal proportion have zero optical rotation। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये ले लिया 10 मॉलिक्यूल, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऐसे घुमाया, लेबोरेटरी भी ले लिया 10 मॉलिक्यूल, ये इसको ऐसे घुमाया उल्टा। अब इस दोनों 10 मॉलिक्यूल को इसमें हमने डाल दिया, मिक्सचर पूरा बन गया। तो जितना हमें ऐसे घुमाएगा 10 डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वैसे लेबोरेटरी उल्टा डायरेक्शन में, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जितना रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी उतना ही इक्वल कंसंट्रेशन है तो उतना ही रोटेट करेगा लेबोरेटरी, नेट रोटेशन जीरो होगा। तो ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। A mixture containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation, as the rotation due to the one isomer will be cancelled by rotation due to the other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture or racemic modification। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय racemic modification, मॉडिफिकेशन या racemic mixture, ठीक है। तो रेसिमिक मॉडिफिकेशन है, रेसिमिक मिक्सचर, तो इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम इसको प्लस माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल, अगर प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल है, इसका मतलब इसका नेट रोटेशन, इंडिविजुअल रोटेशन होगा लेकिन नेट रोटेशन क्या कहेंगे, जीरो हो गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनोन्सियोमर इनटू वन रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। मतलब इनोन्सियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रेसिमाइजेशन। तो आप रेसिमाइजेशन का भी क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। एग्जाम्पल 10.18 देखते हैं, इसके बाद भी है क्या। ओके, आइडेंटिफाई द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड। तो आपको सिंपल सा बात है कि चारों अलग है तो कायरल, तो इसमें चारों अलग ग्रुप है, OH BrCH3 कायरल है, इसमें 2 ब्रोमीन है, सेम है। तो अकायरल, इसमें चारों ग्रुप अलग है, तो ये अकायरल कार्बन है, ये कायरल है, सॉरी ये कायरल है, ये अकायरल है, क्योंकि CH जुड़ा हुआ है, ये भी अकायरल है और ये भी हमारा अकायरल है। इसमें भी ये वाला कार्बन 1 2 3 ये अकायरल है, क्योंकि इसमें C2H5 है। तो आपको यही देखना, ठीक है, दोनों में, इस दोनों में। ओके चलिए समझ में आ गया होगा। अब कहता है रिटेंशन और इन्वर्जन। ओके, रिटेंशन क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप रिटेंशन का डेफिनेशन यहीं से लिख लेंगे। ओके, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर रिएक्शन हुआ और अगर हमारे पास सपोज कि प्लस डी वाला कंपाउंड था और रिएक्शन होके भी डी वाला कंपाउंड बन रहा है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है रिटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर रहा है। मतलब डी वाला कॉन्फ़िगरेशन है, रिएक्शन होके भी डी का वाला कॉन्फ़िगरेशन बना, या एल वाला कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन होके एल वाला कॉन्फ़िगरेशन बना, तो हम कहेंगे रिटेंशन है, देयर इज दैट इज नो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, रिटेंशन हो गया। तो इस केस में बेसिकली कार्बन में देखिए CA है, सपोज B है, ये D है और ये E है।
और कोई डी के साथ जुड़ा हुआ है सपोज ई, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक, क्योंकि अगर ये टूटा और जुड़ा इसका मतलब है कि इसका रिटेंशन खत्म हो सकता है, बेसिकली डू नॉट ब्रेक होगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये कायरेलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर डीई का बॉन्ड टूटता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, रिटेंशन होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। इन जनरल ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड ऑफ स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, स्टीरियो सेंटर के साथ जो भी बॉन्ड है वो कोई भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। The product will have the same general configuration of group around the stereo center as that of reactant, same general configuration होगा। Such a reaction is said to produce with retention of configuration, reaction होगा तो product भी हमारा configuration same रहेगा। Consider as one example, अब इसमें देखिए ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें ये बॉन्ड टूट रहा है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, ये हमारा ये कार्बन है CH3CH2, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर पे कोई भी बॉन्ड ब्रेकन नहीं हो रहा है, लेकिन इस ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे Cl बनेगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ये माइनस फॉर्म का था, एल फॉर्म का था, तो ये भी हमारा एल फॉर्म का ही होगा, ठीक है। It is important to note that the configuration at asymmetric center in the reactant and product is same. Retention में रिएक्टेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज, साइन चेंज हो सकता है, प्लस से माइनस हो सकता है, ठीक है, साइन ऑफ ऑप्टिकल चेंज, ओके। सिमेट्रिक कहाँ गया ये, it is important to note that configuration of asymmetric center in the reactant is same, but the sign of optical rotation has changed in the product. This is so because two different compound with same configuration are symmetric center may have different optical rotation. One may be dextra rotatory plus sign और other may be levo rotatory. और ये जो है dextra rotatory और levo rotatory जो होता है वो डिपेंड करता है ग्रुप पे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखा है, बट जेई का तैयारी करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा किस तरह से हम DL नाम करते हैं। नाउ इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन हो गया, रिटेंशन हो गया, अब इन्वर्जन, इन्वर्जन भी हो चुका है, इन्वर्जन ऑफ SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपाउंड है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप बैक साइड से आके अटैक करेगा तो यहाँ पे Y जुट जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्जन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सेम साइड से ये टूटेगा, पहले ये टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और इसी तरफ से अटैक होगा सेम साइड से, तो हम कहेंगे कि रिटेंशन है, ओके। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए, सपोज कि एक कार्बोकेटाइन बना, ओके, इस तरह से HCH3C2H5, पहले यहाँ पे Cl था, ये टूट गया तो क्या बना, कार्बोकेटाइन, कौन सा, ये। अब ये हट चुका है, सपोज ये हट चुका है, तो अगर ऊपर से आकर अटैक करेगा तो अपोजिट हो जाएगा, नीचे से आकर अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा, ऊपर से इन्वर्जन हो जाएगा, नीचे से बेसिकली 50-50% चांस रहता है, तो रेसिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। बैक साइड से SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है और SN2 रिएक्शन होता है तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बैक साइड से होता है, तो इस केस में डेफिनेटली हमारा इन्वर्जन होगा। तो देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ ए रिएक्शन एट एसिमेट्रिक कार्बन एटम व्हेन okay when a bond directly linked to asymmetric carbon is broken, consider the replacement। तो यहाँ पे A देखिए, A is the only compound obtained, the process is called retention, ठीक है। A में सेम तरह जिस साइड में A था उसी साइड में, जिस साइड में Y था उसी साइड में क्या है, A है, तो रिटेंशन हो गया, ठीक है। B कंपाउंड में अपोजिट हो गया तो इसको हम कहेंगे कि इन्वर्जन। The B is only compound, the process is called inversion, configuration is inverted in B, okay। A 50-50 mixture of A and B obtained then is called process called racemization and the product is optically inactive। अगर रेसिमाइजेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन one isomer will rotate the plane polarized light in direction opposite to the another. Now let us have a fresh look of SN1 reaction and SN2 mechanism by taking example of optically active halide। अब ये कह रहा है कि क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज काफ़ी लंबा हो गया, 55 मिनट का वीडियो हो गया, तो हम लोग SN2 और SN1 रिएक्शन की ऑप्टिकली एक्टिविटी को समझेंगे, कैसे ये रिएक्शन
प्रोसीड करता है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।